अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, महंगाई ने मार डाला, ये वो अल्फाज हैं जो आजकल जबान ज़द-ए-आम है। अशिया ख़ुरूनोश हो या फिर यूटिलिटी बिल या अद्वियात, हर एक चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अगरचे हुकूमत और जिले इंतजामिया की तरफ से महंगाई पर काबू पाने के कई वादे और दावे सामने आते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही बताते हैं। आम आदमी हो या फिर ताजिर, हर कोई अपनी अपनी मुश्किलात और मसाइल की कहानी सुनाता नजर आता है। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में आज न्यूज पेशावर ब्यूरो की टीम ने महंगाई के इस मसले पर बात की है और अवाम, ताजिर बरादरी और इंतजामिया के हवाले से इनका क्या कहना है, ये आज आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जाते हैं काशान अवान की तरफ। पेशावर के मेन बाजार में मौजूद हैं, इन्होंने आम आदमी से बात की है। आम आदमी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, आज पाकिस्तान की आवाज़ में हम सबसे अहम जो अवामी इशू है उस पर बात करेंगे और वो है महंगाई, जो रुकने का या घटने का नाम नहीं ले रही। रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इस महंगाई की वजह से आम आवाम की ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ा है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। तो बात करते हैं आवाम से, उनसे पूछते हैं उनकी मसाइल कितने बड़े हैं। ये बताएं कि जो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, आम आदमी को कितनी मुश्किलात हैं? यार हर आदमी को इतनी मुश्किलात है ना। पहले आप खुद सोचो, ये आटा हम ले रहे थे 800 साढ़े 800 रुपये बोरी, अभी जो है ना 1300 साढ़े 1300 पे पहुँच गया। चीनी 60 से पहुँच के 110 पे पहुँच गया। ठीक है, हम इधर पेशावर के जो रहने वाले लोग हैं, किराए के घर है, मैं अभी देखो गैस के बिल है, बिजली के बिल है, तो इन सब से हुई महंगाई तो बहुत बढ़ गई ना। सब लोग परेशान है, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, मुश्किलात कितनी है। जो आम मुतवसत तबका है, जो एक सैलरी लोग लेते हैं या दुकानदार हैं जिनकी 20 से 25 या 30 हज़ार रुपए की आमदन है माहाना की, वो कैसे वक्त गुजार रहे हैं? यार बस उनको मतलब ऊपर से ऐसा अज़ाब आया है, अल्लाह की तरफ से आया है ना। हम तो ये कह रहे थे कि इमरान खान आएगा, इंशाल्लाह महंगाई थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, तो उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद है, लेकिन अभी हमारा उम्मीद भी टूट चुका है ना। आगे जो है रमज़ान आ रहा है, अभी से मतलब महंगाई, चीनी जो है अभी तकरीबन 80-85 रुपये में थी, अभी वो 100 रुपये 110 पे पहुंच गई। इस तरह घी हो गया, आटा सारा महंगा हो रहा है, बस आगे जा रहा है। कोशिश करेंगे कि दुकानदारों से भी बात करें, क्योंकि कोरोना भी है और दुकानदारों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे चाहूँगा बात करूँ। भाईजान, कोरोना भी था, कारोबार भी ख़राब हुआ था और ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो कितनी मुश्किलात हैं आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुश्किलात का तो आप पूछे नहीं, मुश्किलात तो दिन पर दिन हमारा जो है ना वो ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम घर तक जाकर अपनी चीज़ें जो है हम घर में निकालें। दुकान से कोई लोग चीज़ें खरीदते नहीं, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। आप नॉर्मली 25, 30, 40 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते होंगे, तो इसमें इतनी ज़्यादा महंगाई में दुकान के खर्चे भी हैं, घर के अखराजात भी, कैसे पूरा होता है? सर बिल्कुल नामुमकिन बात है। हम खर्चे तो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि मैं 24 घंटे यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ, फिर मेरा भाई खड़ा रहता है, फिर मेरे वालिद साहब खड़े रहते हैं। हम 24 घंटे यहाँ ड्यूटी कर ले तो बस सिर्फ पेट जो है वो पेट का काम हो जाता है, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता। हमारा इलाज हमारे तो हाथ से बाहर है। और महंगाई, चीनी आप देखिए, चीनी हम पहले 50 या 70 रुपये लेते थे, हम 110-120 रुपये पर हम ले रहे हैं। ये किस तरह नारा इमरान खान ने लगाया था? ये आवाम को पीसने के लिए लगाया हुआ था कि आवाम जो है पीस जाए। सर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, तो मुश्किलात कितनी है एक आम आदमी के लिए जो 20 से 25 या 30 हज़ार महीने के कमाता है? देखिए जी, अगर जो आदमी, महंगाई का तूफान तो इस तरीके से बढ़ रहा है कि जिसको रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। अगर एक 25 हज़ार रुपये महीने के रोजगार वाले बंदे का अगर आप हिसाब लगाएं तो 25 हज़ार में जिसका घर किराए का 10 हज़ार वो दे दे, पीछे रह जाएंगे 15 में उसके बच्चों की फीस, 10 हज़ार बिजली का बिल, तो क्या ये 5 हज़ार रुपये अपने घर का खर्चा मेंटेन करेगा? ये कभी भी नहीं करेगा। अगर इस वक्त से हालात, अगर हम ज़रा सा पीछे चले जाएं तो उस वक्त कुछ इतने हालात थे कि किसी गरीब आदमी, एक मजदूर अपने 2 वक्त की रोटी बाइज्जत खा लेता, लेकिन अब ये उसकी दस्तरत से बाहर हो चुका है। अगर जो शख्स 1 किलो चीज़ खरीदता था वो 1 पाव पे आ गया, जो पाव की दस्तरत रखता था वो तो ये सोच भी नहीं। अगर चिकन की मैं बात करूं तो उसको दोपहर लग गए, वो तो रोज की तरह बढ़ता हवा में चला जा रहा है। कैसे घर का खर्च चलाते हैं? बस गुजारा करते हैं, बस
ہر خواہش پوری نہیں ہوتی لیکن اونچی شکر مل جاتی ہے. شکر الحمدللہ. مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے ذرا پریشانی ہے, کیونکہ اگر آپ روٹی بھی کھائیں تو روٹی پہ بھی خرچہ ہوتا ہے. فروٹ نہیں کھاتے ہیں, پھل فروٹ نہیں کھائیں گے, روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے. روٹی کی چیزیں بہت مہنگی ہے, اس میں ہمارا قوت سے باہر ہے, قوت سے باہر ہے. اچھا سر, آپ کہتے ہیں کھانا کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں, پھل فروٹ نہیں کھاتے, لیکن بیماری آ جاتی ہے بیچ میں, یا پھر جو یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں بجلی کا, گیس کا, وہ بھی تو بڑے زیادہ آ رہے ہیں, تو کس طرح گھر کا خرچ چلتا ہے؟ تو بس مجبوری ہے نا, مطلب ہے گیس اور بجلی تو پہلے جمع کرنی پڑتی ہے, اب باقی جو رہ جاتے ہیں اس پہ ہم اپنا گزارا کر لیتے ہیں, لیکن بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, سختی ہے بہت. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ریاستی مدینہ کی بات کر رہی ہے, آج لوگ خودکشی پر اتر آئے ہیں. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سینیٹر کے لیے, اونٹ کے لیے 10 کروڑ سے 50 کروڑ تک بکتے ہیں, مگر غریب کا چولہا بجھ رہا ہے. یہ کیسے انصاف ہے اور یہ کیسے مدینے کی ریاست ہے؟ عوام کا یہ کہنا ہے کہ مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. عوام دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں کہ آگے آنے والا رمضان ہے, لیکن جس چیز کو ہاتھ لگائیں تو اس کی قیمت ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے. مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. پھل فروٹ کھانا تو مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. صرف 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنا کام چلا رہے ہیں. تو عوام بار بار یہ دہائیاں دے رہی ہے کہ خدا کے لیے کسی طرح سے اس مہنگائی کو قابو کریں. مہنگائی جو ہے وہ غریب کو خودکشی پر مجبور کر رہی ہے. جی, کاشان امن نے ہمیں بتایا بازاروں میں اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں اضافے کے اثر کو زائل کر دیا گیا ہے, اور غریب آدمی کو سبسڈی ریٹ پر جو اشیاء ہے اس کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹور کھول رکھے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے. کامران عوام نے عوام سے بات کی ہے, ان کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, آج پروگرام پاکستان کی آواز میں ہم آج مہنگائی پر بات کر رہے ہیں. ایسے میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بات کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے اربوں روپے کے پیکیجز جاری کیے جاتے تاکہ عوام کو ریلیف اور اس طرح سبسڈائز آئٹم مل سکے. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اشیائی ضرورت جو ہے وہ اکثر یوٹیلیٹی سٹور سے غائب رہتا ہے, جس میں آٹا اور اس طرح چینی شامل ہے. آج اسی حوالے سے شہریوں سے بات کریں گے کہ جو اربوں روپے کے پیکیجز جاری کیے جاتے ہیں تو عوام کو اس سے کوئی فائدہ بھی مل رہا ہے یا جو اشیائی ضرورت ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور سے غائب رہتی ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں چیزیں دستیاب ہے اور کیا مارکیٹ سے ان کی قیمتیں کم بھی ہے. یہ بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹور سے آپ کو بحیثیت شہری کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل, کیوں نہیں. آٹا بھی آ رہا ہے, چینی بھی آ رہی ہے, گھی بھی آ رہا ہے. بازار سے قیمتیں کم ہیں ان کی, 30 روپے تقریباً 1 kg پہ کم ہے. اور گھی پہ بھی, آٹے پہ بھی اچھے کافی سارا پرائس کم ہے. باہر 1300 روپے میں مل رہا ہے, یہاں پہ 800 روپے میں مل رہا ہے. تو ملتی ہیں چیزیں جی, صبح کے وقت یہاں پہ ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہے, لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے ختم ہو جاتی ہیں بس. تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے اگلے روز کے لیے؟ جی, اگلے روز کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, یا پھر دوسرے سٹورز پہ جانا پڑتا ہے. تو ڈھونڈ پھر کے لے لیتے ہیں چیز ادھر ادھر سے. جی, مل رہی ہے, ویسے چیزیں آ رہی ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے کہ یوٹیلیٹی سٹور میں چینی بھی نہیں ہے, گھی بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے, آٹا بھی نہیں ہے. تو کس طرح پھر آپ لوگ کو ملتے ہیں یہ چیزیں؟ تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر تو ہم گھومتے پھرتے ہیں, کبھی ایک سٹور کبھی دوسرے سٹور, کبھی 3 دن 4 دن کے بعد بھی مل جاتی ہے, کبھی مل بھی نہیں جاتی. تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ساری چیزیں برابر کریں, تو اس سے غریب آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیا کہیں گے, حکومت کی جانب سے اربوں روپے کا پیکیج جاری کیا جاتا ہے یوٹیلیٹی سٹور کے لیے, تو کیا اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہے؟ میرے خیال سے وہ جو اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی چلا رہے ہیں وہ بری نہیں ہے, اچھے طریقے سے چلتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے سارا وہ سپلائی اور کنزمپشن. اب جیسے یہ اسٹور ہے, میں آپ کے پاس آیا, آپ نے پوچھا, تو میرا تیسرا چوتھا دن ہے, میں ڈیلی گھر سے نکل کے اپنے کام کو یا جو بھی روٹین کو چھوڑ کے آتا ہوں, اسپیشلی گھی اور چینی اور ان چیزوں کے لیے, کیونکہ باہر کے اور ان کی قیمتوں میں فرق ہے, کوالٹی میں بھی فرق ہے, لیکن جو ڈپینڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کے بجٹ کے حساب سے. تو آج تیسرا چوتھا دن ہے, میں آتا ہوں, کہتے ہیں جی پیچھے سے نہیں آ رہا. اب ان کا قصور نہیں ہے,
कसूर सारा पीछे से सप्लाई और सिस्टम पे चलता है कि वो क्या करते हैं किस हिसाब से. आम तो जिम्मेदार कहते हैं कि जो प्लानिंग कर रहा है या फिर वो इस तरीके की प्लानिंग नहीं करता कि यार सप्लाई के हिसाब से डिमांड कितनी है. अगर डिमांड के हिसाब से वो हर दूसरे दिन सप्लाई को मुहिम को अपनी सिस्टम को चला लें तो मुझे उम्मीद है कि इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी. अच्छा जी, ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर में अक्सर हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी अशिया बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, लेकिन जो ज़रूरी अशिया है वो हमें देखने को नहीं मिलती. आपको क्या मुश्किलात पेश आती है? हमें तो ये मुश्किलात पेश आ रही हैं कि डिमांड और रसद की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ थोड़ी सी आ जाती है और जिसके ऊपर क्योंकि सस्ती चीज़ है हर एक को चाहिए और लाइन बड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से मुझे भी मिल जाती है, लेकिन वो हमें इतनी कम मिकदार में दे देते हैं कि जिससे मेरे एक हफ्ता 2 हफ्ते का काम हो जाता है. लेकिन मैं यूटिलिटी स्टोर से पूरे एतमाद हूँ कि हमें चीनी घी मिल रहा है, लेकिन और जो आइटम है उसमें सब्सिडी कम है, मतलब है 2-3 रुपए का फ़र्क है, वो भी हमें दस्तयाब है. और इसी तरह घी हमें भी मिल रहा है, आटा भी मिल रहा है, लेकिन जब वो आता है तो रश लग जाती है, लाइन लग जाती है. अभी 50 तोड़े आटा आता है तो 100 आदमी खड़ा हो जाता है. जो ले लेते हैं वो खुश चले जाते हैं, जो नहीं लेते तो वो यही कहते हैं कि फिर कब आएगा. हम यूटिलिटी स्टोर से पुरुमीद हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहते हैं कि भाई डिमांड की ज़्यादा तलब करें और ज़्यादा मुहैया करें ताकि रश भी ना बने और लोगों को पड़ा हो और ले जाएं. आप क्या कहेंगे, रमज़ान आने वाला है, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर में किन अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं? जी, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये इधर बहुत कम मिलती हैं. चीनी आता है, थोड़ा आता है, लोगों को मिलता नहीं है, झगड़े करते हैं. ये आटा है जो ये भी सिर्फ बहुत कम आता है लोगों को. जिसको मिलता है वो तो खुश हो कि चला जाता है, लेकिन जिसको नहीं मिलता वो झगड़ा करता है कि मुझे नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है. जो तोड़ाता है तो उसको कैसे सबको मिलेगा. ये जो घी है, जो सस्ता घी है वो कम मिकदार में आता है. जो महंगा घी है वो तो पड़ा रहता है. वो कौन देता है? गरीब लोगों को तो सस्ता चीज़ मिलना चाहिए. वो बहुत तोड़ाता है. मेहरबानी हुकूमत मेहरबानी करके जो सस्ता चीज़ें हैं ये लोगों को स्टोर में ज़्यादा मिलना चाहिए. ये सबका मुश्किलात हल हो जाएंगे. गरीब लोग हैं, ये तो सब गरीब लोग हैं. गरीब लोग तो कोशिश करते हैं कि हमें सस्ता चीज़ मिले. बाज़ार में तो मिलता है, उधर तो महंगा मिलता है, लेकिन ये चाहिए कि स्टोर में ज़्यादा जो सिस्टम चीज़ें, चीनी है, आटा है, घी है, ये ज़्यादा मिले तो सारे लोगों के, गरीबों की मुश्किलात हल हो जाएंगे. जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी तो यकीनन यूटिलिटी स्टोर में अक्सर जो अशियाई ज़रूरत है जिसमें आटा, चीनी, घी और इस तरह दालें शामिल है वो अक्सर गायब रहती है और इसकी वजह यही है कि कम मिकदार में आती है. तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर तवज्जो दे और चीज़ों की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाए ताकि आवाम को यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मिल सके. जी, काशान अवान कामरान अली ने हमें आगाह किया कि आवाम को महंगाई को लेकर किन मुश्किलात का सामना है. इस पर मजीद भी बात करेंगे. यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़. वेलकम बैक. महंगाई से ताजिर बरादरी भी मुश्किलात का शिकार है. अशरफ रोड के ताजिर पेशावर में मुसलसल मुजाहरे और धरने करते नजर आते हैं. आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की है पेशावर के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन से. जी शहाब. जी, आज हम बात करेंगे कीमतों के हवाले से और वो भी अशियाई खुर्दनोश की कीमतें, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो सरमाएदार और जो ऐसा तबका जो पैसे वाले लोग थे तो अक्सर कहा जाता था कि ये चिकन और गोश्त खाने वाले लोग हैं. गरीबों का खाना जो है ना ये दाल कलूड और इस तरह की चीज़ें हैं. लेकिन अब जब हम देखें तो ये दाल कलूड ये भी जो है ना सरमाएदार की खुराक बन गई है. देख रहे हैं कि आज अगर जिस चीज़ की कीमत आज एक है तो दूसरे दिन जब आए तो उसमें इजाफा होता है. कमी तो देखने में नहीं आते, हर चीज़ में इजाफा देखने में आता है. और पहले ये था कि सिर्फ आवाम परेशान होते थे कि कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई आ गई है. अब आवाम के साथ ताजिर भी, खरीदार भी परेशान है और ताजिर भी परेशान है. इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ पर अशरफ रोड के सदूर और यहाँ पर नुमाइंदे ताजिरों के मौजूद हैं. उनसे बात करेंगे कि ये वजह क्या है कि ये आजकल जो है ना आवाम और ताजिर दोनों ही परेशान है महंगाई की वजह से.
जी बिल्कुल, महंगाई जो है बिल्कुल ज़्यादा हो गई है। जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो चना हो, चावल हो, या जो भी दालें हैं, या चीनी है, या घी है, सारी चीज़ें महंगी हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम खुद परेशान होते हैं। जो चीज़ हम जिस रेट पर बेच देते हैं, फिर वापस उस रेट पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती। जब वापस लेने जाते हैं तो हम उससे महंगी हमें मिलती है। और हमारे पास जो इस वक्त जो है सिर्फ चने की दाल और चावल ये पाकिस्तान में होता है। बाकी जितनी भी दालें हैं या ये जो है सारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट का रेट जो है जिस तरह बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है, इस तरह हमें भी उस हिसाब से यहाँ पर बेचना पड़ता है। वक्तन फ़वक्तन बाज़ारों में आ जाते हैं, जुर्माने भी होते हैं। तो ये इसका मतलब है कि महंगाई जो है ना ताजरों की तरफ से होती है, इसलिए जुर्माने किए जाते हैं। नहीं, ताजरों की तरफ से नहीं है महंगाई ना। ये तो मैंने आपको कहा है ना कि ये सारी चीज़ें बाहर से आई थी, बाहर से महंगी हमें मिलती है। जब महंगी मिलती है तो हम ज़ाहिर है तो हम मतलब सस्ती तो नहीं बेच सकते, तो उसमें रुपए दो मतलब मुनाफा तो हमारा हक होता है। वही मुनाफा हम जो है ना करते हैं, इसमें मतलब उससे ज़्यादा तो हम नहीं करते। इंतज़ामिया का यही कहना है, उनका कहना है कि जब हम रेट मुकर्रर करते हैं तो यही ताजरों के नुमाइंदे भी हमारे साथ बैठे होते हैं और उनकी मर्जी, उनके मशवरे से रेट फिक्स करते हैं। असल में इसमें रेट का है ना दिन ब दिन का फ़र्क होता है। रेट एक दिन मतलब दाल एक रेट होता है, जब डॉलर ऊपर होता है मतलब तो रेट अगले दिन जो है ना उससे जो है ना 3 रुपये ज़्यादा होता है। तो ये मतलब दिन का दिन मतलब रेट जो है बढ़ते जाते हैं, एक ही रेट नहीं होता, मतलब हफ्ते तक एक ही रेट जो है नहीं मतलब ठहरता वो। ठीक है जी नाजरीन, ये थे हमारे ताजर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो यहाँ पर अशरफ फ्रूट के जो होलसेल मार्केट है यहाँ पर रेट्स के बारे में उन्होंने बताया। आज जो है ना यहाँ पर एक एहतजाजी कैंप भी ताजरों के तरफ से लगाया गया है इस मसाइल पे, इस महंगाई के बारे में। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो उसका कैंप किस मकसद के लिए लगाए, उसके मुतालिबात क्या है। ताजर तंजीमों की तरफ से यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है। ताजर तंजीमों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या है और किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। सब मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन ताजर का जो मसलों से ताल्लुक होता है एज ए ताजर, वो टैक्सी से होता है। एज ए सारे मेरे लिए भी सारे वही मसाले जो अवाम उन्नास के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन सारा दिन दफ्तरों में इधर जाएं, सफाई टैक्स दें, प्रोफेशनल टैक्स दें, बोर्ड टैक्स दें, एक्साइज टैक्स दें, प्रॉपर्टी टैक्स दें, इनकम टैक्स दें, सेल टैक्स। अगर टैक्स में हम पर 42 किस्म के हम इनडायरेक्ट देते हैं और ये कहते हैं ताजर टैक्स नहीं देता। मेरा जो कमर्शियल बिल है वो 30 रुपए यूनिट है, तो हम हर जगह टैक्स देते हैं, लेकिन हम टैक्स के लिए कहते हैं कि वन विंडो का निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि मुल्क के इदारों को टैक्स भी मिले और हमारे लिए सहूलत भी हो। मुझे सब ये बताएं कि आम आदमी की क़ुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ताजर खुद साख्ता जो इजाफा कर रहे हैं कीमतों में। देखिए जी, पहले तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हुकूमत को ये मालूम है कि ताजर खुद साख्ता इजाफा कर रहा है तो आए मैदान में। देखिए, हम तो वो लोग हैं कि हमने हर दौर में अपने बच्चों की लाशें उठाकर लेकिन उफ तक नहीं की। अगर कोई महंगाई लाता है तो हम इसके साथ हैं, हुकूमत के साथ, लेकिन जब हमें ऊपर से महंगा मिलता है। आज देखिए डॉलर की कीमत कौन देता है, चीनी कहाँ से आता है, दालें कहाँ से आती है, चावलें कहाँ से आती है, ये आज टैक्सों की भरमार कौन कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आज मुर्गी की कीमत को देखे, मुर्गी की कीमत कौन दे रहा है, गोश्त की कीमत कौन दे रहा है। ये फिर तो ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें डीसी साहब, इसमें हमारे कानून शामिल हैं। अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ, मैं तो एक मास्क ना पहनने पे मुझे जेल भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं देखे, मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि हम एक जगह पे दुकानदार हैं, निकन में जाए जगह पे सारिफीन है। एक दूसरी बात ये है कि आप यकीन करें कि हमारे दुकानदार दिवालिया हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे उस सरमाए पे हमारे दुकानें नहीं चल सकती। तो हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा महंगाई टैक्सों में कमी करे। बहुत शुक्रिया जी। ये है ताजर तंजीमों के नुमाइंदे जिन्होंने महंगाई के बारे में, अपने मसाइल के बारे में बात की और महंगाई किस वजह से है उसमें भी तफसीलन बात की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पेशावर में ताजर भी एहतजाज पर है, सरकारी मुलाजिमीन भी एहतजाजों पर निकल रहे हैं और इसी महंगाई के हाथों सारे अवाम परेशान है। इस परेशानी का वाहिद हल हुकूमत के पास है। इसी ताजर तंजीमों का कहना है कि हुकूमत ही महंगाई कम कर सकते हैं, बाकी इसका कोई हल नहीं। जी, आवाम के साथ साथ ताजिर बिरादरी भी महंगाई से दो चार है, इस हवाले से हमें शहाबुद्दीन ने आगाह किया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़।
वेलकम बैक। अवाम और ताजिर दोनों खुश नहीं तो इसका हल क्या है? आखिर हुकूमत और इंतजामिया क्या कर रही है? प्राइस कंट्रोल कमेटियों का किरदार आखिर है क्या? ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशन कंट्रोलर पेशावर आफ्ताब उमर। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने आज उसको वक्त दिया है। ये बताइएगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि प्राइस रेवेन्यू कमेटी कब से काम कर रही है और इसका काम आखिर है क्या? आपने प्राइस रिव्यू कमेटी की बात की है, तो जब से प्राइस कंट्रोल का कानून बना उसी वक्त से ये प्राइस कमेटियाँ चल रही हैं और मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नई क्रिएट हुई हैं। और जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में ये ज़्यादा एक्टिव भी हो गई है और ज़्यादा रेगुलरली इसकी मीटिंग्स। ठीक है, आफ्ताब साहब ये बताइएगा, क्या प्राइस रेवेन्यू रोजाना के हिसाब से होता है या फिर महीने में एक बार, और इसका तरीकेकार क्या होता है? इसमें जी कुछ आइटम्स हैं जिसकी हम रोज़ाना रिव्यू करते हैं, जैसे कि सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, चिकन हो गया, तो इसकी तो रोज़ाना की बुनियाद पर रेट फिक्सेशन होती है। करियाना एक ऐसा आइटम है जिसकी रोज़ाना फिक्सेशन नहीं होती, ना पॉसिबल है, लेकिन रेगुलरली जैसे ही हमें रेट्स या नीचे आती हैं या कोई और चेंजेस आती हैं तो उसी हिसाब से फिर हम इसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटी होती है जो डीसी कंसर्न की चेयरमैनशिप के अंडर काम करती है तो वो बैठती है और फिर इसका जो रेट होता है वो फिक्स करती है। ठीक है, आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि हमने देखा है कि बाजारों में निर्खनामे तो आवेजा होते हैं, तो एक तो इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता और दूसरा ये सवाल है कि वो बहुत पुराने निर्खनामे होते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इसमें देखिए, जो मैंने अब जिस तरह आपको बताया कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके तो रोज़ाना नरखामे आते हैं, तो ज़ाहिर वो तो रोज़ाना नहीं होते हैं। करियाने का जो नरखाम होता है उसमें हो सकता है कुछ दुकानदारों के पास पुराने हो गए हों तो वो एक मसला हो सकता है। दूसरी जब आपने बात की कोई नहीं लगाना तो वायलेशन है स्ट्रेट अवे, उस पर हमने कार्रवाई की भी है, अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आपके आवाम के नोटिस में भी जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ आए कि कोई नरखामा नहीं लगाता तो उसमें पुराने की बात है ही नहीं, तो वो हमें काइंडली इंटीमेट करें, उसमें फ़ौरन एक्शन लेंगे। तो और इसमें हम कार्रवाइयाँ करते भी हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो लगाए हुए हैं, कुछ मसाइल हो सकते हैं लेकिन वो हम इसलिए बैठे हैं कि उसमें हम कार्रवाई करेंगे। जी आफ्ताब उमर साहब ये बताएगा कि प्राइस रेवेन्यू कमेटी और जिले इंतजामिया के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन होता है? इसके साथ ही बताएगा कि प्राइस रेवेन्यू में जिले इंतजामिया का रोल क्या होता है? रोल इस तरह थोड़ा सा आपको ब्रीफ होता है। प्राइस रिव्यू कमेटी होती है, ये इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर होते हैं पूरे सूबे में जहाँ भी आप जाएँ, और ये उनकी चेयरमैनशिप के अंडर ही काम करते हैं। उसमें फूड डिपार्टमेंट भी होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के मेंबर्स भी होते हैं, इसमें लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़ और जो हमारे मरकज़ी तंजीम हैं ताजरान की वो भी इसमें होते हैं, इसमें मुख्तलिफ और तंजीमें भी होती हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है, डीसी से की जो चेयरमैनशिप है उसके अंडर काम करती है और उसी उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, इसी वजह से ये काम करती है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर तो ये काम इफेक्टिवली नहीं कर सकती। ठीक है, हमने ये देखा है कि आफ्ताब साहब ज्यादातर जो ताजिर हैं उनको ये एतराज होता है कि कीमतों की जो तयन के वक्त उनको एतमाद में नहीं लिया जाता है और ऐसी कीमतें लगा दी जाती हैं कि जिन पर हमारी खरीद भी नहीं होती है। ये देखिए इस तरह कमिंग ट्यूसडे है इंशाल्लाह, इसको अभी डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटी की एक मीटिंग है, उसका एक लेटर भी इशू हो गया है। मैं आपको उसकी कॉपी भी अभी दे देता हूँ, उसमें आप खुद देख लें कि जिसको इनवाइट किया है उसमें मतलब हर तबके फ़िक्र के लोग हैं और जितनी भी मरकज़ी तंजीमें हैं और जिस आइटम के रेट फिक्स हो रहे हैं उसकी जो अलग तंजीम है उनको भी उनके इन्वाइट किया हुआ है। तो ये इस तरह नहीं होता कि बस हुकूमत बैठ के एक रेट देती है, हम ताजरों से मशवरा करते हैं, उनकी कंसल्टेशन के बाद एक ऐसा रेट देते हैं जो आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो और जो दुकानदारों का भी उसमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हुकूमत का ये मकसद नहीं है कि किसी नुकसान पहुँचाए, लेकिन एक ऐसा रेट दे जो सबके लिए बेहतरीन है। ठीक है, आफ्ताब उमर राशन कंट्रोलर पेशावर हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें अपना आपका बेहद शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान ने भी हमें आगाह किया कि आवाम के साथ साथ जो ताजिर बरादरी है उसको भी जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है, परेशानी का सामना है। और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपनी मेजबान मिसबा लगारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।